जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग लेके आज आए पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। आप लोग देखते हैं कि हमारे घरों में जो लाइट आती है वो क्या होती है? एसी करंट होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कि किस तरीके से फैराडे ने मैग्नेट और कुंडली के बीच में अपेक्षिक गति करा करके विद्युत धारा का प्रोडक्शन किया था। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा का प्रोडक्शन होता है वो फैराडे के नियम पर ही होता है। फैराडे ने बताया था कि चुंबक और कुंडली के बीच में जब अपेक्षिक गति कराई जाती है तो वहां पर क्या होता है? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसी विद्युत वाहक बल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। फुल उसी कॉन्सेप्ट को, यानी कहने का मतलब ये है कि ये आगे चलकर मॉडर्न फिजिक्स का क्या बनेगा? बेस बनेगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आज हम लोग इससे पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है डीसी करंट के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले एसी करंट के बारे में। तो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ, एसी और डीसी करंट में अंतर क्या होता है। एसी को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। और जो दूसरा हमारा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट करंट को शॉर्ट में डीसी बोला जाता है, अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट में एसी बोला जाता है। इसको बोला जाता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना कि सपोज करिए मेरी एक्सिस है और प्रत्यावर्ती धारा जो होती है इसका समय के साथ इसकी दिशा क्या होती है? बदलती रहती है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। यानी आप परिमाण को बदलिए तो इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा क्या होगी? बदलती रहेगी। किस तरीके से बदलती है? आप यहाँ पर पहला अंतर ये देखिए कि एक बार ये पॉजिटिव हो रही है, क्या हुई? पॉजिटिव। फिर क्या होगी? ये निगेटिव होगी। फिर ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और फिर क्या होगी? ये निगेटिव होगी। तो प्रत्यावर्ती धारा इस तरीके से चलती है, यानी एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। तो यानी ये अपनी दिशा को क्या होती है? लगातार बदलती रहती है। जबकि हमारा जो डीसी करंट होता है वो अपनी दिशा को नहीं बदलता है, यानी वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चलेगा, निगेटिव है तो निगेटिव चलेगा। ये देखिए, तो यानी दिष्ट धारा में आप चाहे इसका परिमाण बदले या ना बदले, इसकी मात्रा बदले ना बदले, परंतु इसकी दिशा नहीं बदलेगी। जबकि एसी करंट में क्या होगी? इसकी दिशा लगातार बदल रही। हाफ चक्र में देखिए पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, इस तरीके से। दूसरा इसमें बेसिक अंतर जो ये है, दूसरा अंतर ये है कि जो एसी करंट होता है उसका जो संकेत बनाया जाता है वो संकेत कुछ इस तरीके से लिखा होता है। इस तरीके से ये इसका संकेत होता है। तो ये क्या है? एसी करंट का बेटा क्या होता है? ये संकेत होता है। और जबकि डीसी करंट का जो संकेत होता है, डीसी करंट का जो संकेत होता है, तो इसमें देखिए एक बड़ी लाइन बनाई जाती है और एक छोटी लाइन। इस तरीके से संकेत को बनाया जाता है। ये बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। तो ये हमारा एसी करंट का साइन हो गया बेटा, और ये हमारा क्या है? डीसी करंट का साइन है। अब सर यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसका कारण ये है कि यहाँ पर इसका मान लगातार बदल रहा है। तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो आपने जैसे इसको पॉजिटिव लिखा, पता चला ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर हम इसके संकेत को नहीं दिखाते, यानी प्लस माइनस का उपयोग हम यहाँ पर नहीं करते। क्लियर है? तीसरा इसका अंतर ये है कि जैसे सपोज करिए आपके पास एक चालक तार है, ये हमारे पास क्या चालक तार है और इसके अंदर क्या हो रहा है? एसी करंट बह रहा है। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो एसी करंट बहता है ये सिर्फ बेटा इसके सरफेस पे बहता है। कहाँ बहता है? इसके सरफेस पे बहता है। जबकि डीसी करंट जो होता है वो क्या होता है? इसके वायर के, मतलब सरफेस पे तो बहता ही बहता है, सरफेस पे तो उसका बहेगा ही बहेगा, और ये इसके अंदर भी क्या होता है? फ्लो करता है। और ये इसके अंदर भी फ्लो करता है। मतलब तार के सरफेस पे तो फ्लो करेगा ही करेगा, लेकिन ये वायर के अंदर भी फ्लो करता है। जबकि एसी करंट क्या होता है? ये सिर्फ वायर के सरफेस पे फ्लो करता है। जैसे सपोज करिए मेरे पास ये मेरा मार्कर है, तो ये मेरा मार्कर क्या है? एक तरीके से चालक है। इसमें जैसे मैं एसी करंट
प्रवाहित करूंगा तो एसी करंट सिर्फ इसके सरफेस पे जाएगा, सरफेस पे बहेगा, यानी इसके अंदर नहीं प्रवेश करेगा। लेकिन इसी चालक के अंदर जब मैं डीसी करंट प्रवाहित करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, इसके सरफेस पे तो बहेगा ही बहेगा, साथ में ये क्या होगा, धारा इसके अंदर भी बहेगी। तो ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा इसका जो बेसिक अंतर वो ये है कि आप लोग जो प्रत्यावर्ती धारा में हम जब कोई चालक तार यूज करते हैं और उसके ऊपर का जब हम प्लास्टिक, यानी जो भी उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है, उस प्लास्टिक को जब हम हटा देते हैं, जब उस प्लास्टिक को, ये मान लीजिए चालक तार है हमारा, और इसके अंदर जब हम प्लास्टिक हटाएंगे तो हमें यहाँ पर देखिए अनेकों वायर दिखते हैं। क्या दिखते हैं बेटा? अनेकों वायर दिखते हैं। तो यहाँ पर अनेक सारे वायर होने का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एसी करंट क्या होता है, सिर्फ सरफेस पे बहता है। तो सरफेस पे बहने के लिए इसको क्षेत्रफल क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। अगर मान लीजिए हम तार की मोटाई को बढ़ा देंगे तो तार की मोटाई बढ़ने से क्षेत्रफल ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर इसी तार को हम क्या कर देंगे, पतला कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमें ज्यादा करंट बहेगा। जबकि डीसी करंट में हम लोग जो वायर यूज करते हैं वो हम एक मोटा तार यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्षेत्रफल तो क्या रहेगा, समान ही रहेगा। ये देखिए, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो डीसी करंट में तार यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, मोटा तार यूज होता है। जबकि एसी करंट में जो हम लोग तार यूज करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, एक बुंच होता है, यानी एक समूह होता है तारों का, और वो पतले पतले तार बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बेटा क्या हो गया, एसी और डीसी करंट। अब पांचवी बात यह है कि समान वोल्टता पर अगर समान वोल्टता पर देखा जाए तो भैया डीसी करंट क्या होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि डीसी करंट क्या होता है, ज्यादा खतरनाक होता है, सॉरी एसी करंट ज्यादा खतरनाक होता है, जबकि डीसी करंट क्या होता है, कम खतरनाक होता है। क्योंकि समान वोल्टता पर हम इसको √2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जो चीज आपको आगे समझ में आएगी। तो समान वोल्टता पर एसी करंट क्या होता है, ज्यादा खतरनाक होता है, जबकि डीसी करंट बेटा क्या होता है, कम खतरनाक होता है। तो ये बेसिक हम लोगों ने कुछ अंतर देख लिए, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। देखिए, आपको अगर अगली क्लासेस समझने हैं, अगले टॉपिक्स आपको समझने हैं, तो आपको पूरी तरीके से प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर पता होना चाहिए। एक और अंतर मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा जो हमेशा एक प्रभाव दिखाता है, और वो प्रभाव कौन सा होता है, उष्मीय प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है, उष्मीय प्रभाव होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा सिर्फ कौन सा प्रभाव दिखाता है, उष्मीय प्रभाव दिखाता है। जबकि दिष्ट धारा, याद रखना, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, कौन सा दिखाएगा, चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा, रासायनिक प्रभाव दिखाएगा, और साथ में क्या दिखाएगा, उष्मीय प्रभाव दिखाएगा। ये देखिए, तो यानी जो हमारा दिष्ट धारा होता है वो तीनों प्रकार के प्रभाव को दिखाता है, जबकि दिष्ट धारा जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है वो सिर्फ क्या करती है, उष्मीय प्रभाव को दिखाती है। तो ये इसके बेटा हमारे क्या हो गए, कुछ बेसिक अंतर हो गए, जो आपको क्या करने हैं, बहुत इनको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक बेटा देखने वाले हैं उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन। क्या पढ़ना अगला मुझे पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन, यानी किस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन किया जाता है। तो हमने आपको बताया प्रत्यावर्ती धारा का जो उत्पादन है वो फैराडे के लॉ पर किया जाता है। फैराडे ने बताया था चुंबक और कुंडली के बीच में क्या होगी, आपेक्षिक गति कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी, आपेक्षिक गति कराई जाएगी, और आपेक्षिक गति होने के कारण क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन, यानी प्रोडक्शन ऑफ एसी करंट। यानी प्रोडक्शन ऑफ एसी किस तरीके से करेंगे। तो फैराडे ने जो बात बताई उसी को हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारे पास क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और यहां पर हमने एक इस तरीके से कुंडली रख दी। ये बेटा हमारी क्या है, कुंडली है। ध्यान सुनना, ये हमारी क्या है, कुंडली। और इस कुंडली के ये वाला जो लाइन है ये इसका क्या है, एक्सिस है। ये बेटा क्या है, इसकी एक्सिस है। और यहां पर इस कुंडली के ऊपर क्या है बेटा, अनेक फेरे लिपटे हुए हैं। तार के क्या है, अनेक फेरे। और कुंडली
और ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये बेटा हमारी क्या है, कुंडली है। तो चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के बीच में क्या होगी, आपेक्षिक गति होगी, तभी क्या होगा, हमारा एसी करंट का प्रोडक्शन होगा, यानी एसी करंट जनरेट होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये जो कुंडली है ये कितना कोण बना रही है बेटा, तो मान लीजिए थीटा कोण बना रही है। क्या बना रही है, थीटा कोण। अब मैं क्या करूंगा, इस बेटा कुंडली को मैं क्या करूंगा, रोटेट कराऊंगा, यानी ये इस तरीके से कुंडली को मैं क्या करूंगा, रोटेट कराऊंगा। तो जब कुंडली को रोटेट कराऊंगा तो मैग्नेट क्या है, स्थिर है, और कुंडली घूम रही, तो दोनों के बीच में क्या होगी, आपेक्षिक गति होगी। और फैराडे ने बताया था जब कुंडली और मैग्नेट के बीच में आपेक्षिक गति होगी तो वहां पर क्या होगा, एक चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर ये कुंडली वाली बात किसी बच्चे को नहीं समझ में आई, विद्युत वाहक बल की बात किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रही, तो हमारा जो पिछला वीडियो था या पिछले चैप्टर का जो हमारा वीडियो था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उस चैप्टर को आप इसको देखने के बाद तुरंत देखिए जाके, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। सपोज करिए इस कुंडली को मैं कोणीय वेग ओमेगा से घुमा रहा हूं। किससे घुमा रहा हूं, कोणीय वेग ओमेगा से घुमा रहा हूं, और इसका टाइम उस समय कितना था, टी था, यानी टी टाइम पर हम इसको कोणीय वेग से घुमा रहे हैं। तो जब हम इसको कोणीय वेग से घुमा रहे हैं तो उस समय ये कितना विस्थापन कर रहा है, यानी अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है। तो कितना कोण घुमा रहा है, थीटा। कितना बेटा कोण घुमा रहा है, थीटा। इसलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, यानी कोणीय विस्थापन की समय दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं, और कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है, थीटा, और अपॉन टाइम क्या है, टी। तो अगर मैं यहां से थीटा के लिए वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। क्या इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई। अब यहां पर इसके बाद इतना निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो अब हम यहां से निकालेंगे चूंकि फ्लक्सों की संख्या, क्या निकालेंगे बेटा, फ्लक्सों की संख्या। और फ्लक्सों की संख्या को हम लिखते हैं फाई से, और फाई बराबर फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अब ये कहां से है, ये पिछले चैप्टर से आया, चुंबकीय फ्लक्स से हमने देखा था फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला वहां पर था। यहाँ पर कुंडली पर बेटा क्या एन फेरे हैं, इसलिए हम एन से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, एन ए बी कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो जल्दी से बताइए, डायग्राम नहीं समझ में आया तो आप लोग हमको जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर इतनी बात समझ में आएगी, फ्लक्सों की संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष, ध्यान से सुनना, टी के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर। क्या करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब टी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो अवकलन का मतलब बेटा, अच्छा अवकलन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि फैराडे के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि डी फाई बराबर क्या, डी फाई बाई क्या होता है, डी टी होता है। तो भैया विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तभी क्या होगा, करंट का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर हम डी फाई यानी जो हमारा फाई है इसको हम किस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, विद्युत वाहक बल यानी स्मॉल ई में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, और बराबर इधर भी अवकलन करेंगे तो डी बाई डी टी, और इधर ये वैल्यू हमारे पास है एन ए बी कॉस थीटा। क्या है बेटा, कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या है, एन ए बी कॉस थीटा, और थीटा बराबर कितना है, ओमेगा है, क्या है, कॉस ओमेगा टी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये ओमेगा टी हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो जल्दी से आप लोग बताइए हमको। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ पर डी फाई बाई डी टी, हम इस बात को यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई, ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। डी फाई बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। और यहाँ पर देखिए ये टी के सापेक्ष इसका अवकलन हो रहा है, तो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो कहाँ आ जाएगी आगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एन ए बी, और यहाँ पर बचेगा डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक कोई दिक्कत। हम एक बात और यहाँ पर बताते चले, क्या बताते चले, कि भैया डी फाई बाई डी टी आया, यानी ई कहाँ से आया है, तो आप इसको यहाँ पे साइड में बता दीजिएगा कि सर डी फाई बाई
dt बराबर क्या होता है, E होता है। इसलिए यहां पर ये आया। ये कहां से आया, ये फैराडे के नियम से आया है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर बेटा हम यहां पर cos ओमेगा टी का क्या करें, अवकलन करें, क्या करें बेटा, अवकलन करें, तो ये इसका अवकलन क्या होगा, किसके t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो यहां पर ये आ जाएगा ये NAB, और ये हो जाता है माइनस साइन ओमेगा टी। ये नहीं होता है, ये नहीं होता, इसका बेटा होता है माइनस टी के सापेक्ष हो रहा है अवकलन कॉस का, तो ये हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या होता है, ओमेगा टी। इतनी बात समझ में आई। देखो बेटा, बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताइए। अब यहां से माइनस को हम बाहर कर लेंगे तो माइनस NAB, और ये ओमेगा हो जाएगा, और अंदर हमारे पास ये माइनस बाहर आ गया, तो हमारे पास ये क्या बचा, साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो E बराबर इतने को हमने मान लिया E0, और ये क्या हो गया, साइन ओमेगा टी। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए ये विद्युत वाहक बल का क्या होता है, सूत्र होता है। जहां पर हम आपको बता दें, जहां पर E0 को हमने क्या माना, माइनस NAB ओमेगा, ये बात हमने यहां पर मानी है। कोई दिक्कत, आगे देखिए। अब हम लोग जानते हैं कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। विभवांतर जो होता है वो एक खुले परिपथ के लिए यूज किया जाता है, यानी वहां पर भी कार्य किया जाता है, लेकिन वो किसी बंद परिपथ में, खुले परिपथ में किया जाता है विभवांतर के लिए। लेकिन विद्युत वाहक बल के लिए जो कार्य किया जाता है वो किसी बंद परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले जाया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं E यानी विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। E बराबर क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए विभवांतर का फार्मूला क्या हो जाएगा, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको धारा के लिए लिखें तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, R से भाग देंगे, तो V अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ पर V0 अपन क्या हो जाएगा, R, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और हम जानते हैं कि V अपॉन R बराबर क्या होता है, I होता है, तो I बराबर ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ये हमारे पास आ गया प्रत्यावर्ती धारा के लिए सूत्र आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो ओमेगा टी है, ये क्या है बेटा, ओमेगा टी है, ये क्या है, कला है। क्या है, ये कला है। और ये जो I0 है, ये I0 जो है वो धारा का शिखर मान है, यानी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू ऑफ AC। तो ये क्या है, धारा का शिखर मान है। तो यहां पर ये कला क्या होती है, पहले इस कला को थोड़ा सा समझ लीजिए। कला जो होती है, कला एक प्रकार का बेटा क्या फैक्टर है। जैसे आप लोगों ने विभवांतर में पढ़ा था, तो विभवांतर क्या है, एक प्रकार का फैक्टर है जो हमें यह बताता है कि आवेश का प्रवाह किधर होगा, यानी उच्च विभव से ऋण विभव, कम विभव की ओर होता है, निम्न विभव की ओर होता है। वैसे ही कला हमारी क्या है, एक प्रकार का फैक्टर है। क्या बताता है, तो बेटा ये एक निश्चित समय पर, किस समय पर, एक निश्चित समय पर क्या करता है, ये धारा की दिशा और स्थिति दोनों के बारे में बताता है। तो कला क्या होगी, तो कला जो है यहाँ पर वो किसी निश्चित समय पर, निश्चित क्षण पर धारा की दिशा और स्थिति के बारे में बताने वाला कारक है। तो कला क्या होगी, कला एक प्रकार का कारक है जो हमें प्रत्यावर्ती धारा की किसी निश्चित समय पर स्थिति एवं दिशा के बारे में हमको बताता है। ठीक है, ये बात आपको इतनी समझ में आ गई। तो ये बेटा हम लोगों ने देख लिया कि प्रत्यावर्ती धारा का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। आइए एक बार इस पर क्विक रिवीजन करते हैं, देख लेते हैं। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर हमने कुंडली रखा और इस कुंडली को हम कोणीय वेग ओमेगा से घुमाते हैं टी समय पर, यानी टी समय में कोणीय वेग ओमेगा से घुमा रहे तो कितना विस्थापन हुआ, थीटा। और हम जानते हैं कि कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय वेग से घुमा रहे हैं तो घुमाने से थीटा बराबर ओमेगा टी हो गया। अब हमें क्या, जब हम इसको घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या निकाला, फ्लक्सों की संख्या। यहाँ पर फाई बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पर कुंडली के ऊपर एन फेरे लपेटे गए हैं, इसलिए एन ए बी कॉस थीटा हो गया। टी के सापेक्ष अवकलन जब हमने किया तो फाई थीटा बराबर क्या है, ओमेगा टी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ओमेगा टी।
इसका अवकलन किया, अवकलन करने के बाद हमको ये वैल्यू प्राप्त हुई। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में कोई अंतर नहीं होता है, बस खुले परिपथ और बंद परिपथ का अंतर है। तो E की जगह हम V लिख सकते हैं, इसलिए E की जगह पे हमने क्या लिख दिया, V। और V को I बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको R भाग देंगे। ओम के नियम से हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है, इसलिए V अपॉन R को हमने क्या लिख दिया, I लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, धारा का शिखर मान। धारा के शिखर मान का मतलब ये है कि प्रत्यावर्ती धारा जब हम करंट भेजते हैं तो जिस समय धारा का मान अधिकतम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारा का शिखर मान कहते हैं। तो ठीक बेटा, इतना आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, आइए अब देखते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ किस तरीके का होता है। प्रत्यावर्ती धारा का अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, ग्राफ देखेंगे। तो हम लोग आज देखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ। कैसा बनता है इसका ग्राफ, कैसे आया इसका संकेत लेटा हुआ एस, ये सारी बातें इसके ग्राफ पर आई हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा चार्ट पे। ये देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं थीटा, और थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी। मान लीजिए किसी क्षण थीटा कितना रहा, 0 रहा। फिर बेटा कितना हुआ, 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद कितना हुआ, 180 डिग्री। 180 के बाद कितना होगा, 270। और 270 के बाद क्या होगा, 360। मतलब 360 घूमेगा तो पूरा एक चक्कर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर इसको हम फाई के पदों में लिखे, थीटा 0 तो 0, 90 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ये हमारा 5 हो जाएगा। 270 को हम लिखेंगे तो ये 4/3 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और इसको हम देखें तो 360 हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर नीचे हम इधर चार्ट लिखेंगे, वो लिखेंगे साइन ओमेगा टी, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना, देखो ओमेगा टी के बराबर क्या, थीटा, यानी साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री बराबर मान क्या होता है हमारा, 0 होता है। लेकिन साइन 90 का मान बेटा कितना होता है, 1 होता है। साइन 180 का मान -1 होता है। साइन 270 यानी 3/4 बराबर कितना होता है, मान प्लस का 1 होता है। और साइन 360 का मान कितना होता है, ये आपका मान बेटा कितना होता है, ये आपका मान होता है 0। तो ये हमने एक नॉर्मल चार्ट बना लिया। ठीक है, इसी चार्ट के आधार पर ही हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, सपोज करिए आपकी एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, और ये हमारी बेटा यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस है। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए यहां पर हम एक बिंदु ले लेंगे, क्योंकि ये मूल बिंदु से नीचे है, इसलिए क्या हम लेंगे, -1। और ये मूल बिंदु के ऊपर है, तो इसको हम बेटा क्या ले लेंगे, +1। और ये हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहां पर देखिए जब साइन 0 का मान क्या था, 0, तो उस समय वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 थी। मतलब हम इस जगह पर थे। यहाँ पे पॉइंट हम कुछ बना लेते हैं, मान भी लिख लेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, हम समझा भी बेहतर पाएंगे। तो ये 0 डिग्री यहाँ पर हो गया। ये आपका है पाई, ये आपका बेटा कितना है, तीसरा π/2 है, 90 डिग्री है। ये π/2 है, और ये आपका बेटा हो जाएगा पाई, कितना है, पाई। और ये आपका हो जाएगा 3π/4, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा बेटा 2 पाई। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले तो शुरुआत में क्या रहा, 0 रहा। लेकिन जब ये क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ, क्या हुआ बेटा, 90 डिग्री हुआ, तो यहाँ पर वैल्यू कहाँ है इसकी, +1 है। कहाँ है बेटा, +1, तो हमें बिंदु यहाँ पर मिलेगा। फिर ये 90 से जब जैसे क्या हुआ, 180 हुआ, तो ये हमें क्या मिला, इसकी क्या हो गया, मान इसका क्या हो गया, 270। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, ग्राफ हमसे गलत हो गया है क्या। 0 90, फिर बेटा ये क्या होगा, 0 होगा, फिर ये -1 होगा, और फिर ये बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात हुई, थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई बात नहीं।
तो क्या हुआ, 0 डिग्री 0, 90 साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, साइन 180 का मान क्या होता है 0 होता है, साइन 270 का मान -1 होता है, और साइन 360 का मान क्या होता है 0 होता है। एक बात यहाँ पर आपको और बता दूं, कभी साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई किसी भी साइन का पाई में, साइन के पदों में आपको मान निकालना हो, साइन का मान निकालना हो, तो अगर उसके गुणांक में, पाई के गुणांक में कभी भी अगर सम संख्या हो तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पे साइन 2 पाई लिखा, तो पाई के गुणांक में सम संख्या का गुणा है, पाई का गुणांक क्या है, सम संख्या है, इसलिए साइन 202 पाई का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब तो मन में कोई डाउट नहीं है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 180 का मान 0 होता है, साइन 270 का मान -1 होता है, और साइन 360 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए जब करंट चलना स्टार्ट किया, जब क्या हुआ, करंट बिल्कुल भी नहीं चला था, यानी वो कितना था 0 डिग्री पे था, उस समय ये कितना था, 0 था। कितना था बेटा, 0 था। लेकिन उसके बाद ये कितना चला 90, तो 90 पे इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, तो +1 ऊपर है। फिर देखो जैसे 180 पे पहुंचा तो 180 ये है, 180 पे कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर क्या है, ये 0 है। मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, ये आपका +1 है, ये 0 है, ये -1 है, और ये आपका क्या है 0 है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद ये क्या हो गया, मान 0 हो गया। अब 0 ये जैसे ही चला तो 0 से कहाँ पहुंचा, 2, यानी पाई से 90 से कहाँ गया 180, और 180 से कहाँ गया 270, और जैसे ही 270 पे पहुंचा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस, तो माइनस तो ये है, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, माइनस में होगी, तो यानी ये इसकी वैल्यू होगी माइनस में। क्लियर है। फिर जैसे ये 270 से कहाँ पहुंचा, 360 पे पहुंचा, इसका मान फिर से क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर हम इस तरह से इन बिंदुओं को और मिलाएं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से मिलेंगे, हालांकि ऊपर हो गया है, ये देखिए, ये देखिए यहां तक, तो यहां पर कितना हो गया, 0 हो गया था। यहां पर ये क्या करता है, एक पूर्ण चक्कर लगाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कितना पहुंचा, 360 पहुंचा। कितना पहुंचा, 360। तो जब 0 डिग्री से चलेगा और 360 डिग्री पूरा घूमेगा तो कितना माना जाएगा, एक चक्कर पूरा माना जाएगा। तो यहां पर इसका जो संकेत आया है, क्या है बेटा, संकेत आया है, वो इसी ग्राफ के आधार पर आया, इस तरीके से। वो किस तरीके से आया है, वो इसके ग्राफ पर ही आया है। तो ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का संकेत होता है, और किस पर आया है, ग्राफ पर आया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये समय के साथ साथ अपनी दिशा को बदल रहा है, यानी इसकी दिशा नियत नहीं है। एक बार पॉजिटिव हो रहा है, फिर निगेटिव हो रहा है, फिर आगे जाएगा पॉजिटिव का, फिर निगेटिव का, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखें, यानी ये प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्कर करने में कितने बार 0 हो रही है, 2 बार। एक बार तो यहाँ 0 हो रही है, और एक बार कहाँ हो रही है, यहाँ पे 0 हो रही है। तो 2 बार ये क्या हो रही है, 0 हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 सेकंड में, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा है वो 1 सेकंड में कितने बार 0 हो रही है, 2 बार 0 हो रही है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, यानी सॉरी 1 सेकंड में नहीं, 1 चक्कर में, सेकंड नहीं बेटा, कहाँ, 1 चक्कर में। यानी ये अपना पूरा 1 सर्किल लगा रही है, 1 चक्कर पूरा करने में ये कितने बार 0 हो रही है, 2 टाइम 0 हो रही है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि हमारे यहाँ भारत में कहा, भारत में जो हमारी डोमेस्टिक लाइट है, डोमेस्टिक लाइट मतलब जो हमारी घरेलू लाइट है, कौन सी लाइट है, घरेलू लाइट, वो 50 चक्कर पर सेकंड है। क्या हुआ, 50 चक्कर पर सेकंड है। इसका मतलब ये है कि घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा हमारे यहाँ जा रही है वो 1 सेकंड में, कितना बेटा, 1 सेकंड में ये क्या होती है, 100 बार क्या होती है, 0 होती है। यानी 1 सेकंड में क्या होती है, 100 बार 0 होती है। और हमारे घरों में जो विभव जाता है, यानी जो वोल्ट जाता है, वो कितना जाता है, 220 वोल्ट का करंट जाता है। तो हमारे घरों में जो लाइट जा रही है उसको आप क्या बोलेंगे, 50 चक्कर पर सेकंड वाली लाइट जा रही है, या हम इसको बोल सकते हैं 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली लाइट जा रही है। कौन सी जा रही है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली लाइट हमारे घरों में जा रही है। सर इसका मतलब क्या हुआ, यानी बेटा इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में, आप सोचिए, लाइट जो हमारे घरों में जा रही है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है, 50 चक्कर लगा रही है। कितने चक्कर लगा रही है, 1 सेकंड में, यानी उसकी आवृत्ति कितनी है, 50 है। उसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो एक चक्कर में ये कितने बार 0 हुआ, 2 0 हुआ। तो सोचो 50 चक्कर में कितनी बार 0 होगा, 100 बार 0 होगा।
एक चक्कर में 2 बार 0 हो रहा है, तो 50 चक्कर में क्या होगा, कितने बार 0 होगा, 100 बार 0 होगा। और एक बात तुम जरा दिमाग लगाओ, अगर ये 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा रहा है और 1 सेकंड में कितनी बार धारा शून्य हो रही है, 2 बार, तो 1 सेकंड में कितनी बार धारा शून्य होगी, 100 बार शून्य होगी। नहीं समझ में आया तो मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से लिख देता हूं, समझिए मेरी बात को। यहां पर हमारे घरों में जो आवृत्ति यानी विभव कितना है, ध्यान से सुनिएगा, ये 220 वोल्ट का है और हर जगह पर अलग अलग होता है। हमारे घरों में जो डोमेस्टिक हम लोग डिवाइसेस मंगाते हैं यूज करने के लिए, तो उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट। भारत में अलग है, यूएसए में 110 वोल्ट का करंट आता है, आपका ब्रिटेन में 230 वोल्ट का करंट आता है। तो हर जगह पर जो डोमेस्टिक लाइट है उसका अपना वोल्टेज अलग अलग, यानी उसका विभव अपना अलग अलग है। अब यहाँ पर मेरी बात बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये 50 चक्कर यानी 50 चक्कर पर सेकंड में लगा रहा है, तो ये 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 1 सेकंड में ये सर चक्कर लगा रहा है कितने, 50 चक्कर। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 50 चक्कर। और एक दिमाग लगाओ, अगर ये एक चक्कर में, ये अगर एक चक्कर में 2 बार शून्य होगा, कितने बार शून्य होगा, 2 बार शून्य होगा, तो सोचो जरा कि ये 50 चक्कर में कितना बेटा, 50 चक्कर में कितनी बार शून्य होगा, 100 बार शून्य होगा। कितने बार शून्य होगा, 100 बार शून्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे घरों में जो बल्ब लगे हैं या हमारे घरों में जो पंखे लगे हैं, वो 1 सेकंड में कितना बेटा, 1 सेकंड में 100 बार जलते हैं। क्यों, और 100 बार बुझते हैं। भाई जब धारा शून्य हो जाएगी तो करंट नहीं मिलेगा, और करंट नहीं मिलेगा तो बल्ब बुझ जाना चाहिए। तो 1 सेकंड में हमारे घरों में जो बल्ब लगा है वो कितनी बार बुझ रहा है बेटा, 100 बार बुझ रहा है। मैं बहुत डीप बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बल्ब जो है वो 1 सेकंड में कितनी बार बुझ रहा है, 100 बार बुझ रहा है और 100 बार जल रहा है। लेकिन अब हम लोग जो देखते हैं वो हम लोग देखते हैं कि सर जो बल्ब है वो लगातार हमको चलता हुआ दिखाई देता है, या हमारा जो पंखा है वो लगातार रोटेट करता हुआ दिखाई देता है। 1 सेकंड में अगर वो सर बंद हो रहा है तो उसको बंद भी तो होना चाहिए, पर वो हमें दिखता नहीं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जैसे मान लीजिए हमारी जो ह्यूमन आई है, क्या है बेटा, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई की जो कैप्चरिंग टाइम होता है वो 1/16 सेकंड होता है। कितना होता है, 1/16 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारी आंख पर हमने कोई चीज देखी तो उसका इमेज हमारी आंख पर 1/16 सेकंड के लिए रहता है, और जब हम कोई दूसरी चीज देखते हैं तो वो इमेज तभी हटती है जब 1/16 सेकंड हो जाता है। यानी 1/16 सेकंड तक किसी भी चीज को हम देखते हैं तो हमारी आंख पर उसकी जो इमेज है वो 1/16 सेकंड तक रहती है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब बल्ब जलता है तो उस समय हमारी आंख पर क्या होता है, उस बल्ब यानी उस जो रोशनी होती है उस रोशनी का क्या बन जाता है, हमारी आंख पर कैप्चरिंग यानी चित्र बन जाता है। अब वो चित्र जब तक यानी डार्कनेस वाला समय आएगा तब तक क्या होता है, बल्ब क्या होता है, बुझ के फिर से जल जाता है। समझ में आई बात, बुझ के क्या हो रहा है, फिर से जल जा रहा है। तो यानी जो टाइम पीरियड है, यानी जो डार्कनेस वाला जो टाइम होता है वो नहीं आ पाता है, जो डार्कनेस वाला टाइम होता है वो नहीं आ पाता। इसलिए हमें क्या होता है कि जो बल्ब है वो हमें जलता हुआ ही दिखाई देता है। ये बात समझ में आ गई कि हमारी आंख की जो कैप्चरिंग पावर है वो कितनी है, 1/16 सेकंड है। तो किसी भी चीज की इमेज हमारी आंख पर कब तक रहेगी, 1/16 सेकंड तक रहेगी, और वो 1/16 सेकंड के बाद ही हटेगी। और यहाँ पर इमेज हटने वाली होती है कि बल्ब क्या होता है, बुझ के फिर से जल जाता है, बुझ के फिर से जल जाता है। यानी कई बार वो बुझ या जल चुका होता है, जिसके कारण हमारे पास हमारी आंख पर जो प्रकाश की जो इमेज बन रही है वो लगातार बनी रहती है, और वो जो डार्कनेस वाला फेज जो आना होता है वो नहीं आ पाता है। इसलिए हमें बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। प्रमाण आपके सामने है, ये एसी करंट है और एक चक्कर में 2 बार शून्य हो रहा है। तो हमारे घरों में जो लाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाती है, 50 चक्कर। तो जब लाइट प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाएगी और एक चक्कर में कितनी बार शून्य हो रही, 2 चक्कर, तो 50 चक्कर में कितनी बार शून्य होगी, 2 बार, यानी 100 बार शून्य होगी। इसका मतलब जो हमारे घर में जो बल्ब है उसको कहीं ना कहीं 1 सेकंड में 100 बार ऐसा समय आता है कि जब उसको धारा नहीं मिलती। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या था, प्रत्यावर्ती की धारा का ग्राफ था, और ये आपके नॉलेज के लिए है, इसको आप याद रखिएगा।
ये, और ये ग्राफ आपको बनाना है और एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है। समझ में आ गई बेटा बात? अच्छा पंखा, तो देखो बेटा जो पंखा होता है तो पंखे में भी क्या हो रही है, लाइट जा रही, तो क्या पंखे को लगातार लाइट मिले? नहीं, तो पंखे को भी क्या 100 बार ऐसा समय आता है, 1 सेकंड में 100 बार वो क्या होता है, बंद होता है चलता है, बंद होता है चलता है 1 सेकंड में। बात समझ में आ रही? तो सर ये घूमता क्यों रहता है? इसका कारण ये है जड़त्व गति के कारण, यानी उसको गति मिल जाती फिर वो लगातार घूमता रहता है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं धारा का औसत मान। अब देखिए बेटा, यहां पर ये जो प्रत्यावर्ती धारा है, ये प्रत्यावर्ती धारा का अगर मुझे औसत मान निकालना हो, मैं आगे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, मैथमेटिकल पोर्शन क्या होता है वो मैं बताऊंगा। एक छोटी सी बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। वो क्या समझना है, देखिए जरा, कि जैसे आपसे पूछ लिया गया कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होगा, आप जरा सोचो। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हाफ चक्र में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, कितना जा रहा है, +1 जा रहा है, और दूसरे हाफ चक्र में क्या हो रहा है, -1 हो जा रहा है। यानी जितना पॉजिटिव हो रहा है उतना क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो जितना पॉजिटिव हो रहा है उतना नेगेटिव हो जा रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यानी ओवरऑल वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। यानी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। यह बात आपको थोड़ा सा समझनी होगी। तो अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान यानी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, अब ये औसत मान को हम लिखेंगे आई एवरेज से। कैसे लिखेंगे, आई एवरेज से। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर 2 मेथड हैं। कितने मेथड हैं, 2। कितने मेथड है बेटा, 2 मेथड हैं। हम पहले मेथड फर्स्ट की बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का मान I बराबर I0 sin ओमेगा टी होता है। ठीक है, इसको हम मान लीजिए सपोज करिए रिलेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हम अब यहां पर हम लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए। किसके लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए। तो जब एक पूर्ण चक्र के लिए यानी थीटा, और थीटा कितना था, ओमेगा टी था। थीटा कितना था, ओमेगा टी, और एक पूरा चक्कर जो लगा रहा था कितना लग रहा था, 2 पाई लग रहा था। बात समझ में आ रही है? तो एक पूरा चक्कर कितना लग रहा है, ओमेगा टी। यहाँ पे थीटा इसलिए लिखा था ताकि आप ये समझ सके कि ओमेगा टी कहाँ है, थीटा के बराबर। तो कितना घूम रहा है, 2 पाई घूम रहा है। इसलिए ध्यान से सुनना, ए होता है तो समीकरण किससे, 1 से। तो जब समीकरण 1 से जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आई बराबर क्या लिख जाते हो भाई, I0 साइन, और ओमेगा टी की जगह पे क्या लिखना है बेटा, 2 पाई। और अभी हमने आपको बताया था ये हमारा हो जाएगा आई एवरेज। क्या हो जाएगा, आई एवरेज। और अभी हमने आपको बताया कि कभी भी साइन का मान पाई के पदों में हो और उसका गुणांक सम संख्या हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से आई एवरेज की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है? यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है बेटा क्या होता है, 0 होता है। ये बात अगर ये एग्जाम में आपके 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स में आए तो इस तरीके से आप कर दीजिएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा मार्क्स में आ जाए तो आपको मेथड नंबर 2 करना है। क्या करना है, मेथड नंबर 2 करना है। मेथड नंबर 2 इधर मैं कर देता हूं, मेथड 2, मेथड 2। अब यहां पर देखिए आई एवरेज यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है, तो औसत मान कैसे निकालते हैं, आई डी टी अपॉन टी, और इसका समाकलन कर देंगे 0 से t। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होगा, इसके समाकलन करना होगा किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, आई इंटू डी टी बटे, देखो ऊपर क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी कुल धारा हो जाएगी, नीचे बटे क्या है, टी है कुल समय। यहाँ पर ये क्या है, लोअर लिमिट है, और ये बेटा हमारी क्या है, अपर लिमिट है। तो यानी पहले क्या रहा होगा, टाइम 0 रहेगा। तो टाइम 0 से लेकर हम कहां तक अब समाकलन कर रहे हैं, टी तक। अब यहां पर देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहां पर ये हमारा हो जाएगा 0 to t, और यहां पर देखिए आई बराबर होता है आई
आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और नीचे बेटा क्या है कैपिटल टी है, और यहां पर क्या हो जाएगा डी टी। इतनी बात समझ में आ गई। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, ये बेटा क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो बाहर आ जाएंगी। तो आई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा टी, अंदर बचेगा 0 टू टी, और यहां पर बचा साइन ओमेगा टी, क्या बचा बेटा साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो गया डी टी। अब यहां पर याद रखिएगा साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है वो होता है, साइन का समाकलन होता है आई अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा टी, साइन का जो समाकलन होता है वो बेटा होता है कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर टी के गुणे में क्या है ओमेगा है, इसलिए क्या हो जाएगा नीचे ओमेगा, और ऊपर ये होगी अपर लिमिट और नीचे क्या हो जाएगी लोअर लिमिट हो जाएगी। इतनी बात बेटा समझ में आ गई सभी को, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पर देखो अगर हम इन लिमिट को भरे तो हम हमेशा अपर लिमिट माइनस क्या होता है लोअर लिमिट, तो आई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा टी, और यहाँ पर ध्यान से देखिए अब टी की जगह पे एक बार हम क्या रखेंगे कैपिटल टी रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा कैपिटल टी रखेंगे। तो यहां पर जब हम कैपिटल टी रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा कैपिटल टी, और नीचे क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस, अब यहाँ पर बेटा जब हम 0 रखेंगे टी की जगह तो ये गुणा होके क्या हो जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा कॉस 0 डिग्री। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब इस ओमेगा को हम बाहर ले लेंगे तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा टी ओमेगा, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा। अब यहां पर एक बात और याद रखना कि ओमेगा को हमने बाहर ले लिया है तो अंदर हमारे पास बचा है कॉस, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, ये ओमेगा होता है, क्या होता है 2 पाई बाई टी, ये ओमेगा बराबर फार्मूला होता है, मैं भी साइड में लिख दूंगा। और फिर बेटा यहाँ पर क्या इनटू, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैं यहाँ पर एक बात को आपको बता दूं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, ये मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पे बचा है आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, और यहाँ पर ध्यान से देखिए हमारे पास बचा है cos 2 पाई, और ये माइनस का 1, ये कहानी हमारे पास बची। अब यहाँ पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास यहाँ पर बेटा बचा आई नॉट अपॉन क्या बचा है टी ओमेगा, ये हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए cos 2 पाई का मान होता है +1 होता है, cos 2 पाई का मान क्या होता है +1, और ये हमारे पास क्या है -1 है। तो यहाँ से देखिए ये आई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा टी ओमेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर जो आई एवरेज की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 0 आएगी, आई एवरेज की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 मेथड यूज किए हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालने के लिए। एक है मेथड फर्स्ट, जो आपका अगर कम मार्क्स में पूछा जाए तो आप लोग तब ये करेंगे, लेकिन ये मेथड 2 कब यूज करना है तो आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में एग्जामिनर क्या पूछता है कि आधे चक्र के लिए 1/3 चक्र के लिए या 1/4 चक्र के लिए धारा का औसत मान निकालो। तो जब आपसे कहे 1/4 तो t/4 लिख देना, जब आपसे कहे 1/3 तो t/3 लिख देना, जब आपसे कहे 1/2 तो t/2 लिख देना। तो ये बहुत जरूरी है, आप कोशिश करिएगा इसको तैयार कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आपके प्राय आएगा। तो आपसे हाफ चक्र के लिए पूछे 1/3 पूछे या 1/4 पूछे, आपको इस मेथड से इसको लगा देना है। ठीक है बेटा, इसको पढ़ने के बाद अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं जो अगला टॉपिक, उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तब तक इसको नोट करिए। पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। क्या नाम है, वर्ग माध्य मूल मान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसको लिखा जाता है IRMS से। क्या लिखा जाता है IRMS से। अब यहां पर देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट
मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट। क्या बोला जाता है? रूट प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट। ये हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, चूंकि आई आर एम एस बराबर, अब देखो इसके मान से ही पता चला, याद कैसे करेंगे इस टेक्निक को थोड़ा समझिए। रूट का मतलब रूट लगा दिया, मीन का मतलब औसत, अभी आपने औसत निकाला था आई डी टी बटे टी, कहां से? 0 से टी, रूट निकाला था। स्क्वायर मतलब धारा का स्क्वायर कर दो, तो ये इसका क्या हो गया? फार्मूला हो गया आई आर एम एस बराबर, ये इसका क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इसका परिभाषा क्या लिखोगे? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य मूल मान को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। क्या कहा? एक बार मैं फिर से ध्यान से सुनिएगा। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य मूल मान को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। समझ में आया? फिर से क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य मूल मान को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। तो ये फार्मूला सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, आई स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन क्या है? टी है। यहाँ तक कहानी आपको बेटा समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? ध्यान से मेरी बात सुनना। ये स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हमारे पास क्या मिलेगा? दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो वर्ग करने पर ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि दिखे, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर, ये इधर आपका हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी अपॉन क्या हो जाएगा? कैपिटल टी, यानी रूट इधर गया स्क्वायर बन गया, या हमने दोनों पक्षों में स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया। अब यहां पर आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है। इसलिए अगर इस मान को हम यहाँ पर भरेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 0 टू टी, और यहाँ पर मिलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बेटा इस पर क्या लगा? स्क्वायर लगा, और ये हमारे पास क्या जगह? डी टी, और अपॉन में हमारे पास क्या है? कैपिटल टी। क्लियर है? अगर इस फार्मूले को हम थोड़ा सा और ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और नीचे क्या है? टी है। इतनी बात समझ में आ गई? और ये हमारे पास क्या? इंटू डी टी। यहाँ पे ध्यान से देखो, टी के सापेक्ष समाकलन किया गया तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो आई नॉट स्क्वायर बटे टी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू बेटा क्या होगा? डी टी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, ये होता है कॉस 2 थीटा बराबर, इसको समझना है आपको, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से हम क्या करें? साइन का मान निकालना, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 2 थीटा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये हमारे पास बचेगा। या एक काम ये कर लेते हैं कि इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर में 1 है, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का कॉस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा और अपॉन 2 हो जाएगा। ये बात यहाँ पर हमने ये फार्मूले का जिक्र किया है। इसका क्यों जिक्र किया है? क्योंकि हम इसका उपयोग करेंगे। जब हम इसका उपयोग करेंगे तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर अब बटे टी, और यहाँ पर ये देखिए, अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी,
यहाँ पर ये साइन स्क्वायर है, ओमेगा टी की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे क्या है, ओमेगा टी है। तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आई नॉट स्क्वायर बटे ये बेटा क्या है, टी है। और यहाँ पर देखिए 0 से टी हो रहा है, और यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 तो 1 रहेगा, कॉस, और देखिए 2 है, और 2 के साथ में बेटा क्या है, ओमेगा टी है। थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, ओमेगा टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और इनटू बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी टी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये बेटा क्या है, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बटे 2t। तो अंदर हमारे पास बचेगा 0 टू टी। अब यहाँ पर हम बेटा इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। 2 बाहर आ चुका है, ये बात आप याद रखिएगा। टी के सापेक्ष डी टी के टी के सापेक्ष 1 का समाकलन बेटा क्या होगा, टी होगा माइनस, क्या होगा, माइनस। अब यहां पर ध्यान से देखिए, कॉस ओमेगा टी, क्या बेटा, कॉस ओमेगा टी, तो इसका समाकलन होता है बेटा साइन 2 ओमेगा टी बटे, अब टी के गुणे में क्या है, ध्यान से देखिए, टी के गुणे में क्या है, टी के गुणे में आप ध्यान से देखेंगे, 2 के गुणे में है 2 और ओमेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 ओमेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां पर ये हम बेटा क्या लगा देंगे, अपर लिमिट, और ये हमारी क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी से बताइए आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। ठीक, अब आप लोग करते क्या थे, अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटाते थे हम लोग। तो यहां पर देखो, एक बार कैपिटल टी रखना है, जहां पर टी है वहां पे कैपिटल टी रखो, फिर एक बार क्या रखना, 0। तो यहां पर देखो, ये आई नॉट स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2t। अब यहां पे देखो, टी की जगह पे क्या रखना है, कैपिटल टी माइनस, यहां पे देखो साइन 2 ओमेगा टी, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 2 ओमेगा। अब यहाँ पे देखो, हमने अपर लिमिट को रखा, तो लोअर लिमिट को रखोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रखने का, फिर वह फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और देखिए ध्यान से, आई नॉट स्क्वायर बटे कितना है बेटा 2t है। यहां पर ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या है, t है माइनस, यहां पर देखिए ये है साइन 2, और ओमेगा की जगह पे अभी हमने आपको बताया क्या होता है 2/5t, और इंटू यहां पर बेटा क्या है t, अपॉन में क्या है 2 ओमेगा है। क्लियर है इतनी बात है, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर गौर से अगर आप लोग देखोगे तो ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए काफी बड़ा डेरिवेशन है, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बटे 2t। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये स्मॉल टी पहले से है, ये माइनस साइन 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा साइन 4 पाई, कितना हो गया साइन 4 पाई, और अपॉन में अभी क्या चल रहा है 2 ओमेगा चल रहा है। अब यहां पर देखिए आई नॉट स्क्वायर बटे 2t, और यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमने अभी आपको बताया है कि साइन का मान पदों में बताना हो, साइन का मान पाई के पदों में, और उसका गुणांक क्या सम संख्या, तो उसका मान क्या हो जाएगा 0, और 0 पान क्या हो जाएगा 2 ओमेगा। क्लियर है। अब यहां पर बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो ये आई स्क्वायर बटे कितना है 2t है, और यहां पर देखिए आपके पास ये t है, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो t से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा t बचेगा, t से 0 जाएगा तो क्या बचेगा t, तो यहां पर बचा आई नॉट स्क्वायर बटे कितना 2t, और इंटू में इधर क्या बचा t बचा, तो यहां से ये t और t कैंसिल आउट हो जाएगा। तब हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा आई नॉट स्क्वायर बटे कितना बचा t, और इधर बराबर में हमारे पास क्या है आई स्क्वायर RMS है। क्लियर है। अब ये हमें IRMS स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें IRMS का मान चाहिए, तो ये स्क्वायर जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा IRMS बराबर अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा बेटा, अब t नहीं बचा है,
सॉरी गलती से लिख गया, 2 बचा है, तो ये क्या बचेगा 2। और यहां पर देखिए ये इस आई नॉट 2 बार हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो आई आर एम एस बराबर हो जाएगा आई नॉट बटे अंडर रूट 2। तो ये होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए, ये क्या होता है बेटा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान होता है आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपन अंडर रूट 2। लेकिन कभी कभी ये होता है कि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लेता है कि वो कहता है कि भैया सिद्ध कीजिए कि आई आर एम एस बराबर होता है 0.707 और ये अंडर रूट ये आई नॉट। ये आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। यहां पर ये 0.707 है क्या, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 का मान होता है 0.707। ये अंडर रूट 2 का बेटा क्या होता है, मान होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? यानी अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो 1 अपॉन रूट 2 इंटू आई नॉट हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 की जगह पे ऐसा मान होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा कि सिद्ध कीजिए कि धारा का वर्ग माध्यमूल मान 0.707 इंटू आई नॉट के बराबर होता है। तो सिद्ध करने के लिए आ जाए या प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान पूछे तो आपको यहां तक करना है, लेकिन अगर सिद्ध करने के लिए आ जाए तो आप ये भी कर देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, तो अगर कोई तकलीफ हो तो बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और हमारी नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आइएगा तो ये सारे टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए। जब ये आपके सारे टॉपिक तैयार होंगे तो आप और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।